हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये सेकंड लेक्चर है। जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, मांग व मांग का नियम। मांग क्या होती है और मांग का नियम क्या होता है? मांग को अंग्रेजी में डिमांड कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, मांग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डिमांड कहा जाता है। मांग या ये डिमांड शब्द होता क्या है? जैसे किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु खरीदने की जब इच्छा होती है और इच्छा के साथ साथ वो तत्पर भी रहता है और कीमत चुकाने के लिए वो तैयार रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मांग कहा जाता है। देखते होंगे कि बहुत से ऐसे समय आते हैं जहां पर किसी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, मतलब उसको खरीदने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है। वो किसी भी तरीके से खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए शादी विवाह, त्योहार, रीति रिवाज, कल्चर्स पर देखे होंगे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि सबके लिए वो नेसेसरी हो जाता है, एकदम जरूरी हो जाता है कि खरीदना ही खरीदना। अब यह है, लोगों की सामर्थ्य के अनुसार उस वस्तु को खरीदते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? मांग कहलाता है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ अर्थशास्त्रियों का जैसे कहना है कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। मांग क्या है? एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। जब तक अंदर से कोई इच्छा नहीं जागृत होगी तो मांग कहां से होगा? किसी वस्तु को खरीदने के लिए हम तत्पर क्यों होंगे? तो मांग केवल एक प्रभावपूर्ण इच्छा ही नहीं है। इच्छा तो है, ये है, जब तक इच्छा नहीं करेगी खरीदने के लिए तब तक हम नहीं खरीदेंगे। इच्छा के साथ साथ उसके खरीदने के लिए तत्पर भी होना चाहिए, और तत्पर होने के साथ साथ उस वस्तु को खरीदने के लिए एक निर्धारित कीमत भी चुकानी पड़ती है, तब जाके वो मांग होता है। मांग के संबंध में दोनों ये अलग अलग चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मांग अलग है और मांग का नियम अलग है, लेकिन इसी पे निर्भर है। एक प्रमुख विद्वान है जिनका नाम है पेंसन, प्रोफेसर पेंसन। पेंसन ने मांग की परिभाषा को 3 खंडों में करके डिवाइड किया। वह परिभाषा क्या है? पेंसन के अनुसार मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। मांग क्या है? पहला है मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। इच्छा मतलब जब तक हमारा अंदर से मन नहीं कहेगा कि हम वस्तु को खरीदें, जब तक अंदर से इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगा कि हम उस चीज को खरीदें, तब तक मांग उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा है उसे क्रय करने के साधन। दूसरा क्या है? कि उसे क्रय करने के साधन। क्रय करने के साधन। मांग तभी सफल होगी कि केवल इच्छा से नहीं होता। इच्छा तो सबका होता है कि फर्स्ट क्लास मेरी बिल्डिंग होती, फर्स्ट क्लास गाड़ी होती, मोबाइल होता, ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत करते, ऐसा सबके मन में होता है। लेकिन इच्छा के साथ साथ उसे क्रय करने के साधन भी होने चाहिए, अर्थात हम उसे खरीद सके, खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब आपके पास कुछ धन भी होना चाहिए। और तीसरा है कि साधनों को खरीदने की तत्परता। साधनों को खरीदने की तत्परता। ये क्या होता है? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं तो होती हैं कि वस्तु को हम आसानी से खरीद लें, या खरीद लेते तो अच्छा रहता, मेरी जरूरत या मेरा काम चल जाता। और ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा भी कुछ लोगों के पास होता है कि भाई कि हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, अर्थात खरीद सकते हैं, चुका सकते हैं। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो इच्छा भी है, साधन भी है, लेकिन चुकाने में सक्षम नहीं है, उसे खरीदने में सक्षम नहीं है, खरीद ही नहीं सकते, थोड़ा कंजूस टाइप के होते हैं। और कुछ लोग खर्चीले टाइप के होते हैं। तो जो केवल मन में एक ख्याली पुलाव बनाते हैं कि भाई कि हम वस्तु को खरीद लें, अब पैसा रखा हुआ है, नहीं खरीद पाते हैं, तो उनके लिए मांग नहीं उत्पन्न होती है, वो सोचते ही रह जाएंगे। लेकिन जिसमें तत्परता होगी, अर्थात नहीं 10 रुपया सस्ता या महंगा जो भी हो,
खरीद ले, नहीं है तो कहीं से लेके काम चला ले, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर ले, जरूरत पूरा कर ले, तो वहाँ पे क्या होती है, मांग उत्पन्न होती है। तो पेंशन ने कहा है कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, उसे क्रय करने के साधन भी होने चाहिए और साधनों को खरीदने की तत्परता भी होनी चाहिए। यदि ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो वह मांग उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जो अपनी अपनी विचारधारा या बातें करी हैं। प्रश्न ये उठता है कि मांग जो है, पहले अभी मांग ही चल रहा है, कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, वे कौन कौन से कारक हैं, वे कौन कौन से तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, किन कारणों से मांग उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला है वस्तु की कीमत। ध्यान दीजिएगा, वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत क्या होती है? वस्तु की कीमत के आधार पर ही मांग उत्पन्न होती है। जैसे किसी भी वस्तु का दाम यदि कम है तो उसको खरीदने वाले ज्यादा पहुंचेंगे, उस वस्तु का मूल्य यदि ज्यादा है, कीमत ज्यादा है, तो खरीदने वालों की संख्या कम हो जाएगी। तो मांग को क्या प्रभावित करता है? उसकी कीमत भी प्रभावित करता है। यदि मान लीजिए कि कोई भी वस्तु, जैसे मोबाइल है, मान लीजिए कि जनरली 8-10 हज़ार रुपये का मोबाइल मिल रहा है, कोई ऐसी कंपनी लॉन्च की कि वह मोबाइल 10 हज़ार की मोबाइल 5 हज़ार रुपये मिल रहा है और ऑफर एक सीमित समय के लिए, सपोज दैट, तो क्या होगा, भीड़ लग जाएगी कि हम खरीद लें, क्योंकि वही मोबाइल पहले 10 हज़ार में मिलता था, अब तो 5 हज़ार में मिल रहा है, तो वहां पे क्या होगी, मांग बढ़ जाएगी। लेकिन वही उसी मोबाइल की कीमत 10 हज़ार से सीधे 15 हज़ार रुपया हो जाए तो खरीदने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, और घट जाएगी, गिर जाएगी। तो मांग को कीमत प्रभावित करता है। दूसरा कारण, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतें, वस्तुओं की कीमतें। कुछ संबंधित वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमतें भी मांग को प्रभावित करती हैं। वो कौन कौन सी वस्तु हैं? सबसे पहला आता है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु। अब पूरक वस्तुएं पहले जानना है कि पूरक वस्तुएं होती क्या है। तो पूरक वस्तुएं का मतलब होता है कि एक ऐसी वस्तुएं जो किसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु को खरीदा जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके जगह पर प्रयोग किया जा सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है, पूरक वस्तु। जैसे मान लीजिए चाय और काफी, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। चाय और काफी में क्या होता है, चाय और कॉफी दोनों लगभग एक ही जैसा है, थोड़ा सा उसका फ्लेवर में चेंजिंग है, ठीक है ना। तो चाय जो पीता है वो काफी भी पीता है, मोस्टली, मतलब कुछ लोग नहीं भी पीते हैं, और कुछ काफी पीते हैं तो चाय भी पीते हैं। मान लीजिए कि चाय की कीमत है यदि बढ़ जा रही है तो सोचते हैं लोग कि इसका भी दाम बढ़ा हुआ है, काफी ये खरीद पी ले। और काफी की कीमत बढ़ जा रही है, कौन काफी पी रहा है, चाय से काम चला रहा है। तो पूरक वस्तुएं का मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग की जाती है, मतलब एक नहीं भी मिलेगा जिसके जगह पर हम दूसरे से काम चला लेंगे, तो ऐसी पूरक वस्तुएं हैं, ये भी मांग को प्रभावित करती है। दूसरा होता है स्थापन वस्तुएं। स्थापन वस्तुएं, अभी इसको विस्तृत व्याख्या अभी और आगे चलेगा, थोड़ा थोड़ा बस यहां समझ लीजिए। स्थापन वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो किसी एक के बिना दूसरी अधूरी रहती है, मतलब यदि एक को खरीद लिए तो दूसरे को भी खरीदना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना वो काम ही नहीं चल पाएगा। जैसे मान लीजिए ब्रेड और मक्खन। ब्रेड मक्खन में क्या है, अब ब्रेड लेके नहीं खाएंगे उसमें जब तक मक्खन नहीं लगाएंगे, केवल मक्खन लेके भी नहीं खाएंगे जब तक ब्रेड नहीं लेंगे। तो गाड़ी और पेट्रोल हो जाएगा, गाड़ी ले लेंगे तो रोड पे चलने के लिए भाई पेट्रोल चाहिए, या पेट्रोल खरीद लेंगे तो क्या होगा, गाड़ी जब नहीं है तो ये एक दूसरे की पूरक है। जूता और मोजा भी हो सकता है, कॉपी और कलम भी हो सकता है, तो ये सब पूरक वस्तु है, ये भी मांग को प्रभावित करती है। तीसरा है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय,
उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करती है। कंज्यूमर का जब इनकम बढ़ेगा तो उसे वस्तुओं को खरीदने के लिए तत्परता बढ़ेगी, क्योंकि जब पैसा आएगा तो उसको खर्च भी हमें करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो खर्च करना ही पड़ेगा। देखते होंगे कि जो कम कमाते हैं तो उनकी मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, या करते हैं तो सीमित मात्रा में करते हैं। लेकिन वही लोग यदि ज़्यादा पैसा कमाने लगे, धन कमाने लगे, देखते होंगे कि फिजूल खर्ची तक करते हैं, अर्थात जितनी भी उनकी मन में अभिलाषाएं हैं वो सारी पूरी कर लेते हैं, जिन वस्तुओं को खरीदना है खरीद लेते हैं। तो उपभोक्ता की, कंज्यूमर की आय पर निर्भर करती है कि यदि आय बढ़ती है तो मांग बढ़ेगी, आय गिरती है तो मांग घटेगी। अब उपभोक्ता की आय में बहुत सारी वस्तुएं हैं। एक होता है अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो जीविकापार्जन के लिए उपयोग में लाई जाती है, इससे एकदम नेसेसरी है लोगों को खरीदना, चाहे इनकम कितनी भी हो या इनकम कम हो, उसे खरीदना है तो खरीदना ही है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं हो गया, ठीक है ना, या खाद्य जितने भी पदार्थ हैं, भाई सबके पास पेट है, सभी लोग खाएंगे, पेट भरना है तो खाना खाना ही पड़ेगा। खाना या जो भी मतलब कच्चा सामान वगैरह है, सब्जियां वगैरह, दाल चावल चीनी वगैरह है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सबको खाना ही है, मार्केट से खरीदना ही पड़ेगा, चाहे हमारी इनकम अधिक हो या कम हो। तो ये भी मांग को प्रभावित करती है। अनिवार्य वस्तुओं के बाद आता है निकृष्ट वस्तुएं। निकृष्ट वस्तुएं ये क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जो निम्न कोटि की होती हैं, जिसको मतलब कम आय वाले लोग खरीदते हैं, तो उसे निकृष्ट वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कि खाद्य पदार्थों में मोटा अनाज है, ये क्या कहलाती है? निकृष्ट वस्तुएं कहलाती है। तो ये भी मांग को प्रभावित करती है। अगला है, अब ये कैसे प्रभावित करती है? यहाँ पे देखिए, निकृष्ट वस्तुएं, अधिक आय कमाएगा तो इन वस्तुओं को नहीं खरीदेगा, बढ़िया वस्तुओं को खरीदेगा। कम आय कमाएगा तो इसको खरीदेगा। फिर इसी तरह एक है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं क्या होती है? ऐशो आराम की वस्तुएं। ये विलासिता की जो वस्तुएं हैं, ऐशो आराम की वस्तुएं हैं, जैसे ऐशो आराम की वस्तुओं में एसी, कूलर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, गाड़ी, अच्छे मोबाइल्स, ये सब क्या है? विलासिता की वस्तुएं। अच्छा डाइनिंग टेबल, सोफा, डेकोरेट घर, ये सब विलासिता की वस्तु है। ये सब उपभोक्ता की इनकम पर निर्भर करती है। इनकम अधिक है तो विलासिता की वस्तुओं का भरपूर उपयोग करेगा, इनकम कम है तो नहीं करेगा या कम करेगा। अगला इसमें दिया गया है उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि ये क्या होता है? इनकम चाहे अधिक हो या कम, यह वस्तुएं अनिवार्य हो या न हो, जिस वस्तु को खरीदने में कंज्यूमर की रुचि है, इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है, तो इनकम कम होने पर भी वो खरीद लेगा, और इनकम ज्यादा होने पर तो खरीद ले ही। तो सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं कि उपभोक्ता की रुचि उस वस्तु को खरीदने के लिए है कि नहीं, अर्थात उसकी प्रभावपूर्ण इच्छा है या नहीं है। यदि इच्छा है तो किसी भी स्तर पर, किसी भी कीमत पर उस वस्तु को प्राप्त कर लेगा। हो भी सकता है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन लेट लगे, लेकिन आसानी से खरीद सकता है। अगला है मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन क्या होता है? कभी कभी ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, इसके भी कारण मांग बढ़ जाती है या घट जाती है। जैसे मान लीजिए कि अभी जाड़ा आ जाए, तो जाड़े में गर्मी वाले कपड़ों का डिमांड कम हो जाता है, होता है ना, जाड़े वाले ऊनी कपड़ों का डिमांड बढ़ जाता है। तो वहां पे मौसम में परिवर्तन होने के कारण एक वस्तु की मांग गिर जाएगी और दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। बरसात आ जाए तो वहां भी गर्मी वाले कपड़े चाहे जाड़े वाले कपड़े यूज नहीं होते हैं, वहां थोड़ा सा बरसाती कपड़े यूज होते हैं। गर्मी आ जाए तो उन्हीं कपड़ों का मांग गिर जाएगा। तो मौसम में परिवर्तन के कारण भी मांग प्रभावित होती है। अगला है जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन,
जनसंख्या में परिवर्तन, पॉपुलेशन, जब देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो सामानों की डिमांड भी बढ़ेगा। जैसे इस समय है, लोग बहुत ज़्यादा है, हर एक प्रकार की सामान है, क्योंकि उनकी इच्छा है कि हम इस तरह का सामान होता तो हम यूज करते हैं इस तरह का, तो लोगों की डिमांड के अनुसार कंपनियां बहुत सारी प्रोडक्ट बना रही हैं। तो जनसंख्या में परिवर्तन के कारण भी क्या होता है, मांग बढ़ती या घटती है। तो मुख्य कारक इतना ही 6 ही रहने दे रहे हैं। अब सीधे हम चल रहे हैं मांग के नियम पर। ठीक है, मिटाए इसको। अगला जो हमारा टॉपिक शुरू होगा इसी में का, ये तो मांग हो गया, मांग का नियम। मांग का नियम, मांग का नियम क्या होता है? इसको लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। लिख दे रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड। अब ये क्या होता है, ध्यान से इसे समझिएगा। मांग का नियम यह कहता है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। क्या मतलब, एक और वस्तु की कीमत हम लिखते हैं और दूसरी ओर उसकी मांग लिख रहे हैं, इनमें क्या होता है, सीधे विपरीत संबंध होता है। विपरीत का मतलब है उल्टा संबंध होता है। मांग तो आप समझ गए, और कीमत तो जानते ही हैं। जब किसी वस्तु के, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाने से, सपोज दैट ये पेन है 20 रुपए का, यदि इसकी कीमत 30 रुपये हो जाए तो क्या होगा, इसको खरीदने वालों की संख्या कुछ कम हो जाएगी, पूरा नहीं कम होगा, कुछ कम हो जाएगा। और यदि इसकी कीमत 20 रुपये से घटकर 10 रुपये आ जाए, 15 रुपये आ जाए, तो इसके खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब किसी वस्तु की कीमत के बढ़ जाने से, किसी वस्तु की कीमत के बढ़ जाने से जब उसकी मांग घट जाती है, या वस्तु की कीमत गिर जाने से, माने कम हो जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है, तो इसी नियम को क्या कहा जाता है, मांग का नियम कहा जाता है। अर्थात किसी वस्तु की मांग और कीमत में जो विपरीत संबंध पाया जाता है, इसी को उल्टा संबंध पाया जाता है, इसी को मांग का नियम कहा जाता है। बात समझ में आए? एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए सेब है, ऐसे मानिए सेब की कीमत 150 रुपया पर केजी है, पर केजी। इसको एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय पर 100 लोग खरीद रहे हैं। 100 लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, 100 लोग खरीद रहे हैं। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि इसकी कीमत 100 रुपया पर केजी हो जाए, तो क्या होगा, खरीदने वालों की संख्या पक्का है 150 हो जाएगा। थोड़े और ले लीजिए कि यदि इसकी कीमत 75 रुपया हो जाए पर केजी, तो खरीदने वालों की संख्या क्या हो जाएगा, 200 लोग हो जाएंगे। और यदि कम हो जा रहा है, 50 रुपया पर केजी हो जा रहा है, तो खरीदने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। माने काल्पनिक आंकड़े हैं। मतलब यहां यह प्रदर्शित हो रहा है कि किसी वस्तु की कीमत कम है तो उसकी मांग अधिक है, उसी वस्तु की कीमत जब अधिक हो जा रही है तो मांग गिर जा रही है, माने कम हो जा रही है। तो इसी को मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा एक ग्राफ के माध्यम से शो कर रहे हैं। जैसे हमने सेव का ही एग्जांपल लिया, एक टेबल हम बना रहे हैं, ठीक है, और इस टेबल में हम यह शो कर रहे हैं कि इसे 2 पार्ट में हम कर दे रहे हैं। पहले पार्ट में हम कर रहे हैं
सेव का मूल्य, क्या कर रहे हैं, सेव का मूल्य, और दूसरे में कह रहे हैं मांग की मात्रा, मांग की मात्रा। ठीक है, अब ऐसे समझिए, सेव की मान लीजिए कीमत, एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, सेव की कीमत यदि 50 रुपये है, ऐसे समझिए 50 रुपये, तो कितने लोग खरीद रहे हैं, यदि सेव की कीमत 50 रुपये है तो मान लीजिए 5 लोग खरीद रहे हैं। सेव की कीमत जब 40 रुपये हो जाए तो खरीदने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 8 लोग खरीदेंगे। यदि सेव की कीमत 30 रुपया हो जाए तो कितने लोग खरीदेंगे, 10-11 लोग खरीदेंगे, बढ़ जाएगा कि नहीं, मान लीजिए 11 लोग खरीदेंगे, चाहे 12 ही लोग खरीदें। सेव की कीमत 20 रुपया यदि हो गई, खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई, 15 हो जाएगी। और सेव की कीमत यदि 10 रुपया हो गई, खरीदने वालों की संख्या सीधे बढ़ जाएगी, 20 हो जाएगी। ये क्या हुआ, सेव के मूल्य और मांग की मात्रा में सीधा उल्टा संबंध हुआ। इसे यदि हमें ग्राफ पे शो करना होगा तो हम कैसे शो करेंगे, ये 2 लाइनें खींची जाती हैं जिसे एक्स और वाई रेखा कहा जाता है। अब नीचे हम दिखाएंगे, यहां पे संतरे की क्या लिखे हैं, सेव लिखे हैं ना, सेव की इकाई। दूसरी तरफ दिखाएंगे मांग की मात्रा। एक पैमाना बना लेंगे, मान लीजिए 1-1 इंच का पैमाना बनाए हम, ठीक, इधर भी उसी रेशियो से हम बना लेंगे पैमाना। ठीक, सेव को हमने एक्स लाइन पर दिखाया, ये 0 पॉइंट है, और मांग की मात्रा को हमने वाई लाइन पर दिखाया। समझिएगा, ये 50 से लेकर 100 तक है, तो ये कर देंगे 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। इधर कहां से है, 5 से है, ठीक ना। तो मान लीजिए हमने दिखाया 5, 10 और छोटा छोटा दिखा रहे हैं, मान लीजिए कि कितने पे दिखाएं, चलिए इतना ही पे दिखा रहे हैं, 4-4 का कर रहे हैं, 4, 8, 12, 16, 20 और 24। ठीक है, ग्राफ जब भी बनाइएगा तो थोड़ा सा एक पैमाना बना लीजिएगा। हम पैमाने के बारे में यहाँ बता दे रहे हैं कैसे पैमाना बनाया जाए। पैमाने में यह दर्शाया जाता है कि हमने एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया है। एक्स अक्ष पर हमने सेव की इकाई दिखाई है, क्या दिखाया है, सेव की इकाई। और वाई अक्ष पर हमने क्या दिखाया है, मांग की मात्रा, मांग की मात्रा। अब इसमें आइए, एक्स अक्ष पर हमने क्या मांगा है, 10 रुपये बराबर, 10 रुपये बराबर 1 इंच, या 1 इंच बराबर 10 रुपये। इस पर क्या दिखाया है, इस पर दिखाया है 4, मांग बराबर 1 इंच, ये पैमाना हमने बनाया, या 1 इंच बराबर 4 मांग। अब इसको ग्राफ पे शो करेंगे, 50 है और 5 है, 50 हम इस पे और 5 हम मांग की मात्रा पे, तो 5 हमारा नियर अबाउट यहां आना चाहिए, ये देखिए ये लाइन टच की, 40 और 8, 40 इस पे और 8 इधर, 8 तो हमारा यहां आएगा, ये लाइन है, ये आई। फिर है 30 और 12, 12 हमारा ये और 30 हमारा ऐसे होगा, तो ये लाइन होगा। 20 और 15 हमारा 16 से थोड़ा सा नीचे होगा, और 20 हमारा ऐसे आएगा,
10 और 20, 20 तो हमारा यहां हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। अब इसको हम मान लीजिए ये, इसको हम ऐसे मिला देंगे एक दूसरे से, क्योंकि इस इंच पटरी से मिलाएंगे तो ये सीधा आएगा। इस लाइन को कहा जाता है डी। डी माने होता है डिमांड, अर्थात ये मांग रेखा। मांग रेखा की विशेषता ये होती है कि मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी होती है, ठीक है। यही आपका मांग का नियम। अब प्रश्न ये उठता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांग का नियम लागू क्यों होता है, या ऐसे भी लिखा रहता है क्वेश्चन में, मांग वक्र नीचे की ओर झुका क्यों होता है। तो हमारा क्वेश्चन है, मांग क्या था, मांग का नियम क्यों लागू होता है, मांग का नियम क्यों लागू होता है, क्यों लागू होता है, या मांग वक्र नीचे की ओर झुका क्यों होता है। दोनों हेडिंग एक ही है। इसके पीछे रीजन है। पहला रीजन, पहला है हरासमान सीमांत तुष्टिगुण नियम, मतलब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। पहला क्या नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ज्यों ज्यों हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं त्यों त्यों उसकी उपयोगिता हमारी समाप्त होती जाती है, धीरे धीरे समाप्त होती है। ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, ये आगे आप पढ़ेंगे बाद में। वही नियम मांग में है कि ज्यों ज्यों किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी वैसे ही उसकी मांग घटती जाएगी, ज्यों ज्यों किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी उसकी मांग गिरती जाएगी। यहां पे क्या है, वही है कि ज्यों ज्यों किसी वस्तु की कीमत बढ़ी है उसकी मांग नीचे की तरफ गिरती हुई है। इसके कारण मांग का नियम लागू होता है। दूसरा, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, प्रभाव के कारण। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है तो वो अधिक आकर्षक हो जाता है, और जब अधिक आकर्षक हो जाएगा तो उसकी जगह पे क्या होगा, दूसरी वस्तु का लोग उपभोग करते हैं तो उसको छोड़कर दूसरी वस्तु का उपभोग करना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया चाय और कॉफी का कॉम्बिनेशन। चाय और कॉफी में होता क्या है, मान लीजिए मार्केट में 10 रुपये कप चाय और 20 रुपये कप कॉफी। चाय की कीमत किसी भी कारणवश 12 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये हो जाए, लेकिन कॉफी की कीमत ज्यों की त्यों बनी रहे, तो ऐसी दशा में जो 15 रुपये चाय पर देगा तो 20 रुपये लगाकर 5 रुपये और बढ़ा देगा तो कॉफी पी लेगा, उसमें कुछ अलग आनंद आएगा। तो ऐसी दशा में चाय की मांग गिर जाएगी और कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। इसी को प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। अगला तीसरा कारण, आय प्रभाव के कारण। आय प्रभाव के कारण, आय प्रभाव के कारण का मतलब क्या होता है कि ज्यों ज्यों लोगों की इनकम बढ़ती जाती है, ज्यों ज्यों लोगों की इनकम बढ़ती जाती है मतलब हम ज्यादा पैसा कमाने लगे, तो ऐसी दशा में क्या होगा, जिन वस्तुओं का पहले उपभोग करते थे उन वस्तुओं को अब छोड़ देंगे, उससे अच्छी क्वालिटी की, दूसरी क्वालिटी की, उच्च क्वालिटी की वस्तुओं को क्रय करना पसंद कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आय प्रभाव के कारण भी मांग घटती और बढ़ती है। खासतौर से पुरानी वस्तुओं की क्या हो जाएगी, घट जाएगी और नई वस्तुओं पर बढ़ जाएगी। अगला है क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। अचानक जितने मार्केट में लोग पहले आते थे उतने आना कम कर दें किसी भी कारणवश,
ठीक ना। जैसे मान लीजिए अभी कोविड आया था तो सबकी इकोनॉमिक थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो ऐसी दशा में मार्केट में कम लोग दिख रहे थे, चाहे वो अपनी सुरक्षा की वजह से हो या उनके पास इकोनॉमी पैसा धन कम हो, आय का जरिया कम हो, अपना आवश्यकताएं काफ़ी सीमित किए थे। तो यहाँ पे क्या है, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन होने से अर्थात बाजार में लोगों को कम जाने से वस्तुओं की मांग गिर गई, कम पहुंच रहे तो कम ही नहीं खरीदेंगे। अब सामान्य स्थिति है, तो ऐसी दशा में क्या हुआ, बाजार में भरपूर भीड़ है, भरपूर डिमांड है, भरपूर वस्तुएं बिक रही हैं, खरीद रहे हैं लोग। तो क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन होने के कारण भी मांग वक्र, मांग का नियम लागू होता। इसमें एक टॉपिक और भी है कि मांग के नियम की अपवाद। टॉपिक हमारा है मांग के नियम की अपवाद। अपवाद का मतलब है कि इस पर या करके ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहां पे है मांग वक्र नीचे की ओर झुका होता है, तो अपवाद का मतलब है कि किन परिस्थिति में मांग वक्र दाएं से बाएं ऊपर की ओर उठा होता है। वैसे सामान्य स्थितियों में मांग वक्र नीचे की ओर झुका होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें मांग वक्र ऊपर की ओर उठा होता है, अर्थात बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठा होता है। अर्थात जो ये ग्राफ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ग्राफ ऐसे झुका हुआ है, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी कि ठीक इसके विपरीत हो जाएगा, अर्थात वो ऐसे उठा होगा। इसी को मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। वो अपवाद कौन कौन से हैं? पहला अपवाद है मिथ्या आकर्षण। मिथ्या आकर्षण के कारण झूठी दिखावा। देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास इनकम कम है, एक नॉर्मल होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। जिसके पास इनकम ज़्यादा है बहुत वीआईपी रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन ये तो ठीक है कि जिनके पास इनकम कम है वो नॉर्मली रेस्टोरेंट में जाएंगे, इनकम ज़्यादा है तो अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है जिनके पास इनकम बहुत कम है, लेकिन बाहरी दिखावे के लिए वो अच्छे रेस्टोरेंट में, वीआईपी रेस्टोरेंट में जाते हैं ताकि लगे कि हाँ हम भी कुछ हैं। ये क्या है? मिथ्या आकर्षण कहलाता है। ऐसी परिस्थिति में मांग का नियम उसकी इनकम पर निर्भर नहीं करता है कि इनकम कितना है, कितना नहीं है, कितना कमाता है। वो एक विशेष परिस्थिति या सिचुएशन हुआ जिस पर वो उस रेस्टोरेंट में गया और उस कंडीशन में उसकी मांग बढ़ गई। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो ऐसी ये क्या कहलाता है? मांग के नियम का अपवाद कहलाता है। अपवाद स्वरूप ऐसा होता है कि जहां पर कभी कभी मांग बढ़ना नहीं चाहिए लेकिन किसी कारणवश मांग बढ़ जाता है, जिसमें एक मिथ्या आकर्षण है। दूसरा है मूल्य वृद्धि की आशंका। 2 नंबर पे है इसके अपवाद में मूल्य वृद्धि की आशंका। मूल्य वृद्धि की आशंका का मतलब है होता है कि कभी कभी ऐसा भी स्थिति आती है, दौर आता है जिसमें हमें लगता है कि भविष्य में वस्तुओं के दाम बढ़ने वाले हैं, वस्तुओं के दाम बढ़ने वाले हैं। तो लोग क्या करते हैं, पहले ही से कुछ कलेक्ट कर लेते हैं, लाओ 2 महीना चलेगा कम से कम, देखा जाएगा फिर कितना दिन खाएंगे, 10 दिन खाएंगे, 20 दिन खाएंगे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना खाएंगे, उसके बाद तो नहीं यूज होगा। तो क्या करते हैं, वस्तुओं को पहले ही से स्टोर कर लेते हैं, खरीदना शुरू कर लेते हैं। तो ऐसी दशा में क्या होता है, मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे मान लीजिए अभी सुनाई दिया, मान लीजिए ऐसे ही नॉर्मली कि मान लीजिए 20 रुपए किलो प्याज है, सुनने में आया कि प्याज का रेट बड़ी तेजी से बढ़ने वाला है। तो प्याज का रेट बढ़ने वाला है, ठीक है, बढ़ने वाला है, कितना बढ़ेगा, 5, 7, 10, 20 रुपये बढ़ेगा। हमको जितना खाना है वो यूज़ करना है उतना ही ना खाएंगे, ज़्यादा खरीद लेंगे तो सड़ जाएगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, सोचते हैं बढ़ रहा है चलिए एक बोरा खरीद के लिया रख दे। तो ऐसे एक आदमी नहीं सोचेगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो ऐसी दशा में क्या होता है, वह विशेष दौर में मूल्य वृद्धि के कारण वहाँ पर मांग बढ़ जाती है, लोगों को खरीदने की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो ये मांग के नियम का अपवाद कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे मूल्य बढ़ने के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, मूल्य बढ़ने के साथ साथ उसकी डिमांड बढ़ गई।
मूल्य माने इसमें विपरीत संबंध नहीं होगा। मांग का नियम का अपवाद तब होता है जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता। अब मांग का नियम क्या है कि किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने घटने से मांग उसकी प्रभावित हो, मतलब कीमत बढ़ रहा है तो मांग गिरे और कीमत घट रहा है तो मांग बढ़े, तो मांग का नियम है। और जब ऐसा नहीं होता तो उसे मांग का नियम का अपवाद कहा जाता है। जैसे कि मूल्य के कीमत के बढ़ने से यदि मांग बढ़ जाती है और कीमत के गिरने से मांग घट जाती है, यहाँ पे विपरीत संबंध नहीं पाया गया, समान संबंध पाया गया, तो इसे ही मांग का नियम कहा जाता है। तीसरा है इसमें अज्ञानता। कभी कभी अज्ञानता के कारण भी मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे कि रेट बढ़ा हुआ है, हमें मालूम नहीं है, गए वो जितना मांगा उतना हमने ट्रेड कर दिया। ये पहले से मालूम रहता कि दाम बढ़ा हुआ है या ज़्यादा ले लिया है तो हम नहीं खरीदते, दूसरे दुकान से खरीदते, बाद में खरीदते, इतनी आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन हमें अज्ञानता के कारण भी वस्तु को खरीदने के कारण उसका मांग बढ़ गया। अब मांग जब बढ़ा तो यहाँ पर मांग का नियम का अपवाद हुआ। गिफेन वस्तुएं, गिफेन वस्तुएं का मतलब है, गिफेन का इसे विरोधाभास भी कहा जाता है। ये सर रॉबर्ट गिफेन नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने ये कहा कि कीमत के कम हो जाने पर, जैसे मान लीजिए कि कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जैसे कि निम्न कोट की वस्तुएं, जैसे मान लीजिए कि हम कम कमाते हैं तो हम अपनी आवश्यकता की जो भी वस्तुएं हैं बस उतना ही खरीदते हैं। खाने पीने में भी बहुत वीआईपी नहीं खाते हैं, एक नॉर्मल खाते हैं। लेकिन मान के चलिए इनकम बढ़ गई तो ऐसी दशा में क्या होगा, सबकी इच्छा होगी कि हम अच्छा खाना खाएं, अच्छी क्वालिटी के सामानों को यूज करें। तो यहाँ पे क्या होता है गिफेन वस्तुएं के संबंध में, निम्न कोट की वस्तुओं के संबंध में, कि इनकम के बढ़ने से, आय बढ़ने से इनकी मांग घट जाती है। अब तक क्या होता था, आय बढ़ने के कारण हम निम्न कोट की वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, दूसरी वस्तुओं को खरीदना शुरू कर देते हैं, श्रेष्ठ वस्तुओं को खरीदना शुरू कर देते हैं। और आय के कम होने से निम्न कोट की वस्तुओं को खरीदना शुरू कर देते हैं। यही गिफेन का नियम होता है। अगला है वस्तु की किस्म में सुधार। वस्तु की किस्म में सुधार, वस्तु की किस्म में सुधार के कारण भी मांग प्रभावित होता है। मान लीजिए 5,000 में कोई सामान मिल रहा, एक नॉर्मल है, लोग खरीद रहे हैं नॉर्मल तरीके से, कीमत वही है लेकिन उसमें कुछ फीचर्स, कुछ मॉडिफाई करके कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जोड़ दिया गया, कीमत वही है, तो वहां पे क्या होगा, मांग प्रभावित हो, वहां पे क्या होगा, मांग बढ़ जाएगा। भले कीमत वही है या कीमत और भी बढ़ जाए, मांग उसकी पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई उससे बेहतर क्वालिटी की चीज हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे कीमत से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डिमांड बढ़ती ही जाएगी। अगला है आपातकालीन स्थिति। आपातकालीन स्थिति का मतलब होता है कि कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि जैसे लगता है कि युद्ध आगे होने वाला है, अकाल होने वाला है, या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा होने वाली है। तो इस आपातकालीन स्थिति में क्या होता है, कीमत अफरा तफरी खूब बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे कीमत बढ़ेगा मांग भी वैसे ही बढ़ेगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सबकी आवश्यकताएं बढ़ जाती है, क्योंकि आमदनी सीमित हो जाता है, उद्योग धंधे रहते नहीं है, रोजगार खत्म हो जाते हैं, लेकिन लोगों की जरूरतें खत्म नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आपातकालीन स्थिति में भी मांग प्रभावित होता है, अर्थात मांग का नियम का अपवाद होता है, मांग बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठा होता है। प्रदर्शनकारी वस्तुएं, एक सातवां है प्रदर्शनकारी वस्तु। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग अपने आप को शो करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, दिखावे के लिए, जबकि उनके अंदर उसकी क्षमता नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए अच्छे कपड़े, महंगे शूज और गाड़ियां, मोबाइल्स इस्तेमाल करते हैं, खरीदते।
तो ऐसी प्रदर्शनकारी वस्तुओं के कारण क्या होती है, मांग प्रभावित होती है, अर्थात आमदनी कम होने पर भी उसकी डिमांड बढ़ती है। तो ये तो था आपका मांग का नियम। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। क्या पढ़े, मांग और मांग का नियम। इसके अतिरिक्त मांग में कुछ ज़्यादा नहीं है। सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए इस सिलेबस में है, पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। और भी किसी अदर क्लास में यदि पढ़ाया जाता होगा इकोनॉमिक्स तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल बताइएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो और लोगों में शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों में। और जो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।